हेलो फ्रेंड्स। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने पढ़े थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छी तरीके से यूज करने के लिए, एरर फ्री यूज करने के लिए 10 रूल क्या होते हैं। उन्हीं 10 रूलों में आगे के रूल्स हम लोग इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें पढ़ चुके हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर कैसे होते हैं, कंपाइलर हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं उसको इंस्टॉल करके देख चुके हैं। सी प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें क्या क्या नियम फॉलो करने पड़ेंगे वो देख चुके हैं, और उन नियमों के बारे में मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। फंक्शंस बता चुके हैं हम आपको, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस को लिखते कैसे हैं, सिंटैक्स क्या होते हैं, सिंटैक्स को कैसे लिखते हैं और इनके क्या यूज़ होते हैं। अब जिन लोगों ने अभी डायरेक्ट ट्यूटोरियल 4 खोल लिया है तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको ट्यूटोरियल 4 तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हमारे आप प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देख लेंगे। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल देखने के लिए ऊपर की आई बटन पर जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और वहां पे जाके आप पिछले ट्यूटोरियल देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, नहीं तो आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 10 नियम जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं और मैं कुछ नियम आपको पहले बता चुका हूं। जब तक वो नहीं पता तब तक आपको आगे समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में, ट्यूटोरियल 4 में, नेक्स्ट रूल ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे सी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है फंक्शनल, हमने वो बताया था आपको। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग। हम लोगों ने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में अंतर भी देखे थे और फंक्शन के पार्ट भी देखे थे। अब हम लोग यहाँ पे सेकेंड रूल को डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड रूल है हमारा, सी प्रोग्राम रिक्वायर एटलीस्ट वन फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने का सेकेंड इंपॉर्टेंट रूल है कि सी प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन तो होना ही होना चाहिए। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं कि एक प्रोग्राम कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सी प्रोग्राम रिक्वायर एटलीस्ट वन फंक्शन। एक फंक्शन तो सी प्रोग्राम लैंग्वेज में होना ही चाहिए। हम लोग आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब हम फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन लिखने के नियम क्या होते हैं, फंक्शन के क्या क्या पार्ट होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन कैसे बनाते हैं। फंक्शन बनाने का पहला पार्ट होता है रिटर्न टाइप। हमें रिटर्न टाइप लिखना होता है। रिटर्न टाइप क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे। सेकेंड पार्ट होता है इसका फंक्शन नेम। फंक्शन का नेम पहले रिटर्न टाइप लिखा जाता है, फिर फंक्शन का नाम लिखा जाता है। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है पैरामीटर। जो हम फंक्शन का नाम लिखते हैं उसके आगे हमें दो ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं जिनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। उसके अंदर जो लिखा जाता है उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका प्रोग्राम विदाउट हैविंग एनी एरर रन हो जाएगा। अगला चौथा हिस्सा था कर्ली ब्रेसेस। जो हम फंक्शन का नाम लिखने के बाद जो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करते हैं वो चौथा हिस्सा। तो इन चारों चीजों को मिला के हमारा एक प्रोग्राम बनता है। अभी हम इसको इन्हीं चारों नियम को फॉलो करके एक नया फंक्शन बनाते हैं और आपको दिखाते हैं फंक्शन कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक फंक्शन है, मैंने लिखा है वाइड हेलो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस भी है, ओपन है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज भी है। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है ये चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है वाइड। तो वाइड क्या है, रिटर्न टाइप है। हमने आपको बताया था कि वाइड रिटर्न टाइप क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न टाइप मस्ट बी रिटर्न। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे भले आप कुछ भी लिखो। अब रिटर्न टाइप हम पहले प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं, इसलिए मैंने बोला कि जिन लोगों को अभी ये डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए उनको पहले प्रीवियस क्लास पे जाना चाहिए। रिटर्न टाइप डिक्लेयर करने का ये मतलब होता है कि यदि आप लोगों को इनपुट मिला है तो आप रिटर्न से अपने प्रोग्राम को वापसी दे रहे हो, आप उसे आउटपुट दे रहे हो, इसलिए हमें रिटर्न टाइप लिखना होता है। तो फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर फिर वाइड का मतलब क्या होता है। तो वाइड हमें इस जगह पे पैरामीटर में कुछ भी इनपुट नहीं मिला है और हमने यही बताया था कि जब आपको इनपुट यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो हम आउटपुट भी कुछ नहीं देंगे। तो ये वाइड का मतलब ही होता है कुछ नहीं, नथिंग। यदि हमें इनपुट में कुछ नहीं मिल रहा, पैरामीटर यदि हमारा ब्लैंक है तो हमारा यहाँ पे रिटर्न टाइप ही इन ब्लैंक होगा। ब्लैंक वाइड जगह ब्लैंक लिखते हैं तो आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आप खाली छोड़ोगे तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कंपाइलर होगा वो अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख देगा, वो इंट लिख देगा। ये इंट क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी अच्छी हैबिट में होना चाहिए, इसके लिए आपको आदत बना लेनी चाहिए कि आप इसको कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। पहले तो आपका कंपाइलर इसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा अगर आप कुछ नहीं लिखोगे। तो अच्छी बात है कि हमें ही अपनी आदत बना लेना चाहिए कि हम ही इसमें कुछ ना कुछ लिख दें। तो हम हमेशा इसमें वाइड लिखते हैं जब तक कि हमें इनपुट नहीं मिल रहा है।
और वाइड का हिंदी मीनिंग होता है कुछ नहीं, क्योंकि इनपुट कुछ नहीं मिला तो हम आउटपुट भी कुछ नहीं दे रहा है, इसलिए वाइड लिखना जरूरी होता है। ब्लैंक तो कतई नहीं छोड़ सकते, आप खाली नहीं छोड़ोगे, खाली छोड़ोगे तो आपका जो कंपाइलर होगा, वो अगर स्मार्ट कंपाइलर आप चला रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देगा। वो क्या करेगा, वो इंट ऐड कर देगा। इंट का मतलब क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आगे की क्लासेस में। नेक्स्ट चीज इसमें फंक्शन में क्या है, दूसरा है फंक्शन का नेम। अब यहाँ पे वाइड हो गया रिटर्न टाइप, और हेलो जो मैंने लिखा है वो हेलो है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम हम पहले भी आपको बता चुके हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, हेलो लिख सकते हो, हाय लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शन का नाम यूजर डिफाइन होता है। यहाँ पे यूजर को परमिशन है कि वो अपनी तरफ से कुछ भी नाम लिख सकता है, बशर्ते वो सिर्फ उसमें कंडीशन ये है कि वो अल्फाबेटिक से ही स्टार्ट होना चाहिए, और वो भी स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा फंक्शन का नाम अपने याद के अनुसार, अपने फंक्शन के काम के अनुसार आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं आने वाला, बेधड़क आपका फंक्शन चलने वाला है। ठीक है ना। चलिए, तो अगली चीज आती है इसमें ब्रेसेस। ये जो सिंथेसाइजर लगे हुए हैं इनको बोलते हैं ब्रेसेस, या पैरामीटर इसके अंदर लिखा जाता है। तो अभी फिलहाल ब्लैंक है, आप ब्लैंक की जगह पे वाइड भी लिख सकते हो, लेकिन ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो आपका कोई एरर नहीं आने वाला। हम इसका यूज आगे करेंगे, हम इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू इनपुट करेंगे। जब हम वैल्यू इनपुट करेंगे तो रिटर्न टाइप भी चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद अगले ऑप्शन आते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो जगह है इसे हम बोलते हैं स्कोप या बॉडी। हम अपने फंक्शन से, अपने प्रोग्राम में अपने फंक्शन से जो भी काम करवाना चाहते हैं वो इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। हम प्रिंट करवाना है, हमें इनपुट लेना है, हमें आउटपुट लेना है, वो सारा सब कुछ इन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन लिखने का तरीका। अब सी प्रोग्राम के रूल पे आते हैं। रूल कहता है कि एटलीस्ट वन फंक्शन रिक्वायर। रूल क्या कह रहा है कि एटलीस्ट वन फंक्शन रिक्वायर। तो इसको समझ लेते हैं, चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे कि एक फंक्शन कौन सा चाहिए और कैसे चाहिए। तो रूल वही है कि रिक्वायर एटलीस्ट वन फंक्शन। अब अगर एक फंक्शन चाहिए तो हमें अगर बहुत सारे काम करवाने हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में बहुत सारी टास्क है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये भी हमें पता है आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है अपने प्रोग्राम से, तो आप फंक्शन के अंदर लिखोगे। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन सारे काम आपके एक ही फंक्शन से हो जाएंगे, नहीं, आप मल्टीपल फंक्शन कैन बी यूज्ड। आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल फंक्शन यूज कर सकते हो। देख लेते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ एक फंक्शन आया है, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है वाइड हेलो। यहाँ पे एक हेलो फंक्शन बनाया है, यहाँ पे ये वाइड हेलो फंक्शन है, और वाइड हेलो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ बंद हो गया। इसके बाद मैंने दूसरा एक फंक्शन बना दिया है वाइड हाई, और इसका कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे बंद खुला है और यहाँ पे बंद हो गया। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, 100% ओके है आप, क्योंकि सी ये बोलता है कि आपको कम से कम एक फंक्शन चाहिए। मैक्सिमम के लिए कोई इशू नहीं है, आप 10, 100, 1000 फंक्शन आप यूज कर सकते हो एक ही प्रोग्राम के अंदर। तो आप मल्टीपल फंक्शंस यूज कर सकते हो, उनके नाम भी इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हो। ये बस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से भी मल्टीपल फंक्शंस भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है वाइड हेलो, वाइड हाई, वाइड एपीटी, तो इस तरीके से आप मल्टीपल फंक्शन लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा कि हम फंक्शन कितने भी लिख सकते हैं, बट सारा काम जो भी होगा वो सारा का सारा फंक्शन के अंदर होगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कहता है सी का, देख लेते हैं। रूल नंबर 3 है हमारा, सी प्रोग्राम रिक्वायर मेन फंक्शन टू रन। इसका मतलब क्या होता है कि सी के पूरे प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना चाहिए प्रोग्राम को चलने के लिए। यानी अगर मेन नाम का फंक्शन नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं ना। अभी पहले रूल्स के अकॉर्डिंग तो फंक्शन होने चाहिए थे, आपने फंक्शन बना के दिखा दिए, उसमें तो कोई मेन फंक्शन था नहीं। हाँ, उसमें फंक्शन नहीं था तो वहां पर एरर थी, है ना। वहां पे क्या थी, एरर आ जाएगी। अगर मैं इसके हिसाब से यहाँ पे ये प्रोग्राम बना हुआ है तो यहाँ पे 100% एरर आने वाली है, एज पर रूल नंबर 3। तीसरे रूल के हिसाब से ये हमारा प्रोग्राम नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है, क्योंकि सी कह रहा है मेन फंक्शन चाहिए प्रोग्राम को रन होने के लिए, और यहाँ पे वाइड हेलो लिख दिया, वाइड हाई लिख दिया, यहाँ पे कहीं भी मेन फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही हमारा कंपाइलर यहाँ पे काम करना शुरू करेगा, हमारा कंपाइलर जो सी का चलता है यहाँ से कंपाइलिंग करना स्टार्ट करेगा और इधर आएगा, और जैसे ही इधर आएगा और पूरा कंपाइल करेगा, और पूरा कंपाइल करते ही उसे पूरे में कहीं पे भी मेन फंक्शन नहीं मिलेगा, तो वो क्या देगा, वो एरर दे देगा आपको
100% आपको एरर मिल जाएगी। तो फिर सर काम कैसे करेंगे? काम करने के लिए हमारे पास एक दूसरा प्रोग्राम है और दूसरे प्रोग्राम के हिसाब से हमें कैसे मेन को यूज करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक दूसरा प्रोग्राम आपके सामने लिखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है वाइड हेलो, कर्ली ब्रेसेस ओपन है, कर्ली ब्रेसेस बंद है, वाइड मेन मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मेन यूज हुआ है और मेन यूज होने का मतलब है कि हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। अब मेन फंक्शन चाहिए रन करने के लिए, तो जैसे ही हमारा कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा तो वहां से मेन फंक्शन मिल जाएगा और प्रोग्राम हमारा ये चल जाएगा। क्लियर है ना? तो इसके हिसाब से हमारा कौन सा प्रोग्राम चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। ये प्रोग्राम गलत है और बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, एरर दे देगा। सही कौन सा है? ये वाला प्रोग्राम हमारा सही है जो चल जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया कि इस तरीके से प्रोग्राम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे तीसरा रूल फॉलो कर लिया है। रूल नंबर 3, मेन फंक्शन मस्ट बी देयर, मेन फंक्शन होना चाहिए। अब अगर मेन फंक्शन होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे तीसरा फंक्शन लिख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है मेन नीचे लिख दिया है, हेलो ऊपर कर दिया, यहाँ पे मेन ऊपर कर दिया, नीचे हेलो कर दिया, क्या ये तरीका सही है या ये तरीका, दोनों में क्या सही है? इन दोनों तरीकों में दोनों तरीके आपके बिल्कुल सही हैं। आप चाहे ऊपर मेन लिखो, मेन फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन लिख दो, या मेन फंक्शन के नीचे दूसरा फंक्शन लिख दो, दोनों ही कंडीशन में हमारा प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम सी का ये नहीं कहता है कि मेन पहले होना चाहिए या मेन बाद में होना चाहिए, या मेन हेलो पहले होना चाहिए या मेन बाद में होना चाहिए। नहीं, जब आपका कंपाइलर कंपाइल करना शुरू करेगा तो अगर उसे मेन मिलेगा आपके प्रोग्राम में, तो मेन को वो यूज करके आपका प्रोग्राम चला देगा। तो हम मेन को कहीं भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम आपका चलने वाला। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, आप मल्टीपल मेन यूज नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में वाइड मेन इधर भी यूज कर लिया, मेन इधर भी यूज कर लिया, मैंने दो फंक्शन मेन के यूज कर लिए। अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है भैया? सिंपल सी बात है कि सी कहता है कि मेन फंक्शन चाहिए, वो भी एक चाहिए। मल्टीपल अगर मेल चलाओगे तो वो गलत होगा, वो प्रोग्राम एरर दे देगा। यहाँ पे एरर आ जाएगा, टू मेनी मेन फंक्शंस आर फाउंड, इसलिए प्रोग्राम विल नॉट बी एग्जीक्यूट, आपका प्रोग्राम नहीं चलने वाला। क्लियर? समझ में आ गया होगा। आई होप तीसरा रूल बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है। इस रूल के बाद आता है हमारा चौथा रूल। चौथा रूल क्या कहता है और उससे हमारा मेन फंक्शन कैसे अफेक्ट होता है या हमारा प्रोग्राम कैसे अफेक्ट होगा, चलते हैं उस रूल को देख लेते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन एंड एंड विथ मेन फंक्शन। दोनों चीजें हो गई यहाँ पे। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये आपका सी का प्रोग्राम, जो सी का प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो कहां से? मेन फंक्शन से, ठीक है ना। और खत्म कहां हो? एंड कहां हो? मेन फंक्शन पे। कहानी मेन से शुरू, मेन पे खत्म। सर ये तो कंफ्यूज कर दिए आप। अभी आप ऊपर हेलो लिख दिए थे, हाय लिख दिए थे, अब कह रहा है कि भैया मेन से शुरू करो, मेन पे खत्म करो। ये क्या बात हुई सर? चलिए डोंट बी कंफ्यूज, आपको बताते हैं कि मेन से फंक्शन कैसे शुरू होगा और ये मेन होता क्या है ये समझ लेते हैं। हमारा जो सी प्रोग्राम है, वो सी प्रोग्राम को चलाने के लिए कंपाइलर चाहिए होता है, और कंपाइलर अपनी सुविधा अनुसार उसने एक नाम डिसाइड कर रखा पहले से, जिससे वो बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, उसका दोस्ताना है, उसका फैमिलियर है। तो उसने कह दिया है कि जब तक प्रोग्राम में मुझे मेन फंक्शन नहीं मिलेगा मैं फंक्शन को नहीं चलाऊंगा। ठीक है, पिछले नियम के हिसाब से तो ये ठीक था कि मेन फंक्शन नहीं मिलेगा नहीं चलाएगा। अब कह रहा है कि भैया मेन फंक्शन शुरुआत में ही होना चाहिए, अगर मेन फंक्शन शुरुआत में नहीं हुआ तो मैं प्रोग्राम को नहीं चलाऊंगा। तो भाई क्यों नहीं चलाया? क्योंकि सी का कंपाइलर ये कहता है कि मैं हमेशा प्रोग्राम जो मेन है वो मेन हमारी लाइब्रेरी में, हमारे हार्ट में, हमारे सिस्टम में पहले फिट है, मैंने सेव कर रखा है कि एक मेन फंक्शन होना ही चाहिए। अब मेन के साथ साथ मल्टीपल फंक्शन कैन बी यूज, बट प्रोग्राम में स्टार्ट करूंगा मेन से ही, ठीक है ना। अब कैसे मेन से स्टार्ट होगा चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया है वाइड हेलो, उसको ओपन किया यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे मेन ओपन कर दिया। अब इस रूल के अकॉर्डिंग तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। क्यों? अब एरर क्यों आएगा ये समझ लेते हैं। हमारा प्रोग्राम जैसे ही हमारा कंपाइलर चलेगा तो कंपाइलर यहां से इस प्रोग्राम को चेक करना स्टार्ट करेगा, और यहां से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो यहां तक आएगा ही नहीं, और यहीं पे आके ये बंद हो जाएगा, कह देगा भैया मुझे मेन नहीं मिला है तो मैं नहीं चलाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो आगे आया तो यहां पे उसे मेन मिल गया, और जैसे ही मेन मिल गया तो मेन का कर्ली ब्रेसेस देखेगा और यहां पे आके इस प्रोग्राम को एंड कर देगा इस जगह पे।
अब यहाँ जो भी लिखा होगा, जो भी आपने काम लिखा होगा, वो आपका काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब ये वाला हिस्सा तो चलेगा, लेकिन ये वाला हिस्सा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन से शुरू होना है और मेन पे खत्म होना है। सिंपल सी बात, क्योंकि रूल नंबर 4 तो यही कहता है ना, मेन फंक्शन से शुरू और मेन पे खत्म। तो मेन यहां से शुरू हुआ है और यहाँ पे आके खत्म हो गया है, तो भैया ये हेलो पे तो पहुंचेगा ही नहीं, तो हेलो नहीं चलने वाला। तो इस वजह से ये प्रोग्राम में आ जाएगी एरर, या ये इस प्रोग्राम में हेलो हमारा काम यहां से ये लेके ये हेलो हमारा काम नहीं करने वाला है। सर अब ये काम नहीं करेगा तो हम, आपने बताया था मल्टीपल फंक्शन कैन बी यूज, बहुत सारे यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ भी काम यहाँ लिखा होगा, कुछ भी इनपुट ले रहे होंगे, कुछ भी आउटपुट लेंगे, तो वो कैसे काम होगा, है ना? तो ये प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन उसका भी सॉल्यूशन इन्हीं रूलों में बताया हुआ है। अब जैसे मेरे पास एक और प्रोग्राम है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही समस्या है। यहाँ पे ये मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया और हमारा कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ आएगा, देखा कर्ली ब्रेसेस ओपन हो गए, इसके अंदर अब जो भी काम होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ से आने के बाद इस जगह पे जैसे ही कर्ली ब्रेसेस इसे बंद मिलेगा और यहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। यही तो होने वाला है। फंक्शन तो यही, रूल तो यही कहता है, मेन फंक्शन से शुरू मेन पे खत्म। अब इस कंडीशन में भी ये हिस्सा नहीं चल रहा है। आप ऊपर लिख रहे हैं, नीचे ऊपर लिखा तब भी हेलो नहीं चला, नीचे लिखा तब भी हेलो नहीं चला, तो सर आप अपने ही रूल को गलत सलत कर दे रहे हो। अब तो थोड़ा और कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना। जरा रूल आप ही बताते हो कि ऊपर लिख दो नीचे लिख दो चल जाएगा, और अब आप कह रहे हो कि भैया नहीं अब ये नहीं चलेगा। हाँ भैया नहीं चलेगा, इसके तरीके और भी हैं, वो कैसे चलेंगे हम आपको आगे बताते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, तो सर क्या इस तरीके से चल जाएगा क्या अगर हम एक काम करते हैं? अब सी की शर्त यही है ना सर कि मेन से शुरू करेगा और मेन पे आके यहां से स्टार्ट करेगा कर्ली ब्रेसेस, तो हमने मेन के अंदर दूसरा फंक्शन लिख देते हैं वाइड, तब तो चल जाना चाहिए ना। यहाँ पे मेन पे खत्म होगा, मेन के अंदर जो कुछ भी रहेगा, आप यही तो कहते हैं मेन के अंदर जो कुछ रहता है वो सब कुछ चल जाता है ना? तो फिर ये चल जाना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसके लिए हमें अगला रूल समझना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम भी हमारा गलत होगा और इसमें तो बिल्कुल एरर ही आ जाएगी। दोनों प्रोग्राम तो एक बार चल भी जाएंगे, यहाँ पे ये वाला मेन चल जाएगा, यहाँ पे ये वाला मेन चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी नहीं चलने वाला, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। ठीक है, अगर ये एरर आ जाएगी तो सर हम मल्टीपल फंक्शन कैसे यूज करने वाले हैं? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 कहता है सी प्रोग्राम नॉट अलाउड फंक्शन इनसाइड फंक्शन। सी प्रोग्राम में एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेस्टेड फंक्शन सिस्टम को अप्लाई नहीं करती है। नेस्टेड पता है ना कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, या एक प्रोग्राम के अंदर दूसरा प्रोग्राम, जो हम लोगों ने नेस्टेड एक्सेल में पढ़े हैं, एचटीएमएल पढ़े हैं, नेस्टेड एलिमेंट पढ़ते थे। लेकिन सी में नेस्टेड सिस्टम नहीं है कि एक के अंदर एक नहीं लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है वाइड मेन, उसके अंदर वाइड हेलो लिखा है और इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर हम ऐसा लिख देंगे तो चलेगा क्यों नहीं? भाई अभी तक हम लोगों ने ये तो समझ लिया है कि भाई फंक्शन ऊपर नीचे लिखने से नहीं चलता है, मेन से ही फंक्शन स्टार्ट होता है, मेन से यहाँ से कंपाइलर चलेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस पे रुक जाएगा और जो भी उसके अंदर काम होगा वो करेगा। तो जब काम ये होगा तो यहाँ पे वाइड हेलो जो है और उसके अंदर का जो काम होगा वो इसको करना चाहिए। तो फिर सर क्यों नहीं करेगा? भाई इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अभी मान के चलते हैं कि यहाँ वाइड मेन ने यहाँ पे रखा है ए, और ए बराबर लिख दिया यहाँ पे 10, ठीक है ना? अब जैसे ही a बराबर 10 है और यहाँ पे ये आके दूसरा फंक्शन यहाँ पे जैसे ही दिखेगा, तो फिर जो इसका पैरामीटर होगा वो इस a को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? जब a प्रोग्राम चल रहा है, एक फंक्शन जब चल रहा है, तो जब दूसरा आ जाएगा तो दूसरा डिस्टर्ब कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर यहाँ पे ये फंक्शन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, मेन फंक्शन का वैल्यू खत्म हो गया ना। अब कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि भैया मैं ये वाला मेन मान के चलूं या ये वाला मान के चलूं। हम ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द ब्लॉक स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हर एक प्रोग्राम का अपना ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब समझते हो? ईंटें देखिए, ईंटें देखिए, जो जिसको गुम्मा बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं। क्या कभी ईंटों को ईंटों के अंदर फिट किया जा सकता है? नहीं कर सकते हो। वो ईंट को या तो आप ईंट के ऊपर रखोगे या ईंट के नीचे लाओगे, सिंपल सी बात है। तो ब्लॉक का मतलब यही है कि यहाँ पे फंक्शंस को आप एक मेन फंक्शन के या तो ऊपर लिख सकते हो या नीचे लिखो, बीच में नहीं फंसा सकते हो, इसलिए इसको ब्लॉक स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। क्लियर? तो हम फंक्शन के अंदर कभी भी फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं करेंगे। सिंपल आपको एरर मिल जाएगा और आप परेशान हो जाओगे एरर को सॉल्व करने के लिए। आज के ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही।
नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अगले रूल के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।